तो दोस्तों टाइपल डुबेरी के हम सभी फ़ैन हैं और इनकी एक से बढ़कर एक मूवीज़ हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलती हैं। तो एक और बेहतरीन एक तरह से मूवी टाइपल डुबेरी हमारे लिए लेकर आए हैं और वो इसी सप्ताह हमें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। मैं बात कर रहा हूँ एक तरह से जॉर्ज कॉलेज रोड ट्रिप नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि इसी सप्ताह में देखने को मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में हम इस मूवी के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। जोस कॉलेज रोड ट्रिप एक आगामी अमेरिकी रोड कॉमेडी फिल्म है जिसे टाइलर पेरी ने लिखा, निर्देशित किया और इसमें अभिनय भी किया है। मीडिया फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने के बावजूद यह इस फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है जो उसके भाई जो के बारे में है, जो अपने पोते बीजे के साथ उसके कॉलेज रोड ट्रिप पर जाता है। यह फिल्म 13 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज होने वाली है। कलाकार टाइलर पेरी के रूप में मीडिया जो की बहन, ब्रायन की मौसी और बीजे की परदादी थी, जो सिमंस मीडिया के भाई, ब्रायन के पिता और बीजे के दादा थे। ब्रायन सिमंस जो के बेटे, बीजे के पिता और मीडिया के भतीजे हैं। जर्मन हैरिस ने बीजे सिमंस की भूमिका निभाई है, जो ब्रायन का बेटा, जो का पोता और मीडिया का पोता है। एम्बर रेन स्मिथ, बेथानी एनीलिंड, जेरेमी गिमेनेज जेराल्डिन के रूप में मिली, जैक्सन विल ड्यूजनर, सुश्री पैट निकोलस, वुल्फ टॉड के रूप में निर्माण जनवरी 2024 में लास क्रूसेस, न्यू मैक्सिको में फिल्मांकन हुआ और उसी महीने मेम्फिस, टेनेसी में भी, साथ ही क्लार्क्सडेल, मिसिसिपी में भी रिलीज, जो कि कॉलेज रोड ट्रिप 13 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। मिल्ड्रेड वर्जीनिया जैक्सन, जन्म 15 जुलाई 1944, एक अमेरिकी R&B और सोल रिकॉर्डिंग कलाकार हैं। 1960 के दशक की शुरुआत में अपने करियर की शुरुआत करते हुए जैक्सन के 3 एल्बमों को 5 लाख से अधिक प्रतियों की बिक्री के लिए RIA द्वारा स्वर्ण प्रमाणित किया गया है। जैक्सन के गीतों में अक्सर लंबे संवाद खंड होते हैं, जो कभी-कभी हास्यपूर्ण होते हैं, कभी-कभी यौन रूप से स्पष्ट होते हैं। कैटलॉगिंग साइट whosample.com के अनुसार उनके गाने 129 सैंपल, 51 कवर और 6 रीमिक्स में दिखाई दिए हैं। चूंकि उन्हें हमेशा कविताएं लिखना पसंद था, इसलिए 70 के दशक की शुरुआत में जैक्सन ने ए चाइल्ड ऑफ गॉड, इट्स हार्ड टू बिलीव जैसे मुखर रैप R&B सिंगल्स की रचना शुरू की। प्रारंभिक जीवन: जॉर्जिया के थॉमसन में जन्मी जैक्सन एक बटाईदार किसान जुबली जैक्सन की बेटी हैं। उनकी मां का निधन तब हो गया जब वह बच्ची थीं और उसके बाद वह और उनके पिता न्यूयॉर्क शहर क्षेत्र में चले गए और न्यू जर्सी के नेवार्क में बस गए। जब जैक्सन अपनी किशोरावस्था के मध्य में थीं, तब वह ब्रुकलिन में रहने वाली अपनी एक चाची के साथ रहने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गईं। उन्हें जाइव और सीपिया जैसी पत्रिकाओं के लिए कभी कभार मॉडलिंग का काम मिल जाता था। 1964 में जैक्सन ने न्यूयॉर्क शहर के एक क्लब में प्रस्तुति दी। इसके बाद उन्होंने कई एक रात के शो में भाग लिया। उनकी प्रस्तुति में अधिकतर बातचीत और बोले गए शब्द शामिल थे, लेकिन मंच पर उनकी हास्य व्यंग्य शैली उनके अभिनय का एक मुख्य आकर्षण बन गई। यह हास्य व्यंग्य शैली दर्शकों के सामने क्या करना है, इस बारे में उनकी अनिश्चितता से उपजी थी। जैक्सन ने कहा, मैं घबराया हुआ था, इसलिए मैंने दर्शकों से बात की। फिर मेरी लेबल कंपनी स्प्रिंग इसी लाइव परफॉर्मेंस की तरह रिकॉर्ड करना चाहती थी। यह 3 मिनट के सिंगल से लंबा था, लेकिन पूरे एल्बम के एक साइड जितना नहीं था, इसलिए मैंने कहा, हमें इस कहानी को आगे बढ़ाना होगा। करियर: जैक्सन के रिकॉर्डिंग करियर की शुरुआत कथित तौर पर 1964 में हार्लेम नाइट क्लब स्मॉल्स पैराडाइज में आयोजित एक प्रतिभा प्रतियोगिता में भाग लेने की चुनौती से हुई, जिसे उन्होंने जीता था। हालांकि उन्होंने पहली बार 1970 में MGM रिकॉर्ड्स के लिए रिकॉर्डिंग की, लेकिन जल्द ही उन्होंने इसे छोड़ दिया और न्यूयॉर्क स्थित स्प्रिंग रिकॉर्ड्स के साथ एक लंबा जुड़ाव शुरू किया। लेबल के इन हाउस निर्माता रिफोर्ड गेराल्ड के साथ काम करते हुए उनका पहला चार्टेड सिंगल 1971 का ए चाइल्ड ऑफ गॉड, इट्स हार्ड टू बिलीव था, जो R&B चार्ट पर 20वें नंबर पर पहुंचा। 1972 में जैक्सन को अपना पहला R&B टॉप 10 सिंगल आस्क मी व्हाट यू वांट मिला, जो पॉप टॉप 30 में भी पहुंचा। फिर माई मैन ए स्वीट मैन R&B चार्ट पर 7वें नंबर पर
और यूके सिंगल्स चार्ट पर 50वें नंबर पर पहुंचा। ये तीनों गाने जैक्सन द्वारा सहलिखित थे। माई मैन ए स्वीट मैन यूके में एक नॉर्दर्न सोल हिट रिकॉर्ड था, जैसा कि उनका 1973 का रिकॉर्ड ए हाउस फॉर सेल था। अगले वर्ष उन्हें अपना तीसरा यूएस R&B टॉप 10 हिट वो इट हर्ट्स सो गुड मिला, जो R&B चार्ट पर नंबर 3 और यूएस बिलबोर्ड हॉट 100 पॉप चार्ट पर नंबर 24 पर पहुंचा। यह सिंगल इसी नाम के एल्बम और ब्लैक एक्सप्लॉयटेशन फिल्म क्लियोपेट्रा जोन्स में शामिल था। 1974 में उन्होंने एल्बम कॉच अप रिलीज किया, जिसने उनके अश्लील और बेबाक गायन की नवीन शैली को पेश किया। इस एल्बम का मुख्य गीत लूथर इंग्राम के मिलियन सेलर इफ लविंग यू इज रॉन्ग आई डोंट वांट टू बी राइट का उनका संस्करण था, जिसके लिए उन्हें ग्रैमी नामांकन मिला। इस समय तक उन्होंने निर्माता बदल लिया था और केवल ब्रैड शापिरो के साथ काम कर रही थीं, जो इट हर्ट्स सो गुड और लव डॉक्टर में शामिल थे। अलबामा के मसल शोल्स स्टूडियो में प्रसिद्ध मसल शोल्स रिदम सेक्शन के साथ काम करते हुए उन्होंने स्प्रिंग एल्बम के लिए अपनी अधिकांश सामग्री वहीं रिकॉर्ड की, जिसमें अगला एल्बम स्टिल कॉच अप भी शामिल था। अगले 10 वर्षों में जैक्सन के कई सफल एल्बम आए और R&B चार्ट में कई बार जगह बनाई, जिनमें सबसे बड़ी उपलब्धि मर्ले हैगार्ड के कंट्री हिट इफ वी आर नॉट बैक इन लव बाय मंडे का उनका 1977 का संस्करण था। उस सिंगल के बाद कई और गाने आए, जिनमें बोनियम के गाने नेवर चेंज लवर्स इन द मिडल ऑफ द नाइट का उनका अपना वर्जन भी शामिल था। यह सिंगल 1979 में बिलबोर्ड R&B चार्ट पर 33वें नंबर पर पहुंचा था। जैक्सन ने 1919 में इसाक हेज के साथ रॉयल रैपिन्स नामक एक एल्बम रिकॉर्ड किया और उसी वर्ष उन्होंने 2 एल्बम लाइव एंड अनसेंसर्ड रिलीज किए, जिन्हें लॉस एंजल्स के रॉक्सी स्थित कॉन्सर्ट स्थल पर रिकॉर्ड किया गया था और लाइव एंड आउटरेजियस अटलांटा के मिस्टर वीज फिगर 8 में रिकॉर्ड किए गए थे। जैक्सन ने फैक्ट्स ऑफ लाइफ नामक समूह का गठन और निर्माण भी किया। 1976 में उनके गीत समर टाइम्स ने उन्हें बड़ी सफलता दिलाई। R&B चार्ट पर नंबर 3, पॉप चार्ट पर नंबर 81। 1968 में स्प्रिंग लेबल के बंद होने के बाद जैक्सन बिना लेबल के रह गईं, लेकिन 1980 में उन्होंने जाइव रिकॉर्ड्स के साथ एक अनुबंध किया, जिसके तहत 4 एल्बम रिलीज हुए और हॉट वाइल्ड अनरिस्ट्रिक्टेड, क्रेजी लव एंड लव इज अ डेंजरस गेम जैसे R&B के कई अन्य शीर्ष 10 हिट गाने आए। 1985 में वह एल्टन जॉन के एक गीत एक्ट ऑफ वॉर में भी दिखाई दी, जो यूके में शीर्ष 44 हिट रहा, लेकिन अमेरिका में चार्ट पर जगह बनाने में असफल रहा। 1991 में उन्होंने अपने इसी नाम के एल्बम पर आधारित सफल भ्रमण नाटक यंग मैन ओल्डर वुमन लिखा, निर्मित किया और उसमें अभिनय किया। यह नाटक जाइव बैंड के लिए था। 24 नवंबर 1954 को जैक्सन मार्टिन के थैंक्सगिविंग एपिसोड फीस्ट ऑनर फेमाइन में फ्लोरीन के रूप में दिखाई दी। 2000 में उनकी आवाज एटीएन डी क्रेसी के गीत एम आई रॉन्ग में सुनाई दी, जिसे उनके इफ लविंग यू इज रॉन्ग आई डोंट वांट टू बी राइट में उनके प्रदर्शन से लिया गया था। जैक्सन अपने एल्बम कवर के लिए अक्सर सबसे खराब सूचियों में दिखाई देती रही हैं। ESP एक्स्ट्रा सेक्सुअल परसुएशन में जैक्सन को एक क्रिस्टल बॉल में झांकते हुए दिखाया गया है, जो उनके क्लीवेज को उभारता है। बैक टू द सप्टी में जैक्सन को एक शौचालय पर बैठे हुए दिखाया गया है, जहां यह संकेत दिया गया है कि वह शौच कर रही हैं। जैक्सन अब अपना खुद का रिकॉर्ड लेबल वियर्ड रिकॉर्ड्स चलाती हैं। रिकॉर्डिंग से लंबे समय तक दूर रहने के बाद उन्होंने 2001 में अपना एल्बम नॉट फॉर चर्च फोक रिलीज किया, जो शहरी समकालीन संगीत के साथ उनकी शैली में वापसी का प्रतीक था। इस एल्बम में बट ए साइज और लीव मी अलोन जैसे सिंगल शामिल हैं। एल्बम में रैपर द ब्रैड के साथ इन माई लाइफ गाने पर एक सहयोग भी शामिल है। जैक्सन का डलास टेक्सास में 13 वर्षों तक अपना रेडियो शो था। अटलांटा जॉर्जिया में अपने घर से रिमोट प्रसारण करते हुए जैक्सन 6 जनवरी 2012 तक दोपहर 3 से 6 बजे तक KKDA सैंथीस AM पर दोपहर के ड्राइव टाइम में काम करती थीं। 2006 में जैक्सन के 5 सबसे अधिक बिकने वाले एल्बम मिली जैक्सन 1972, इट हर्ट्स सो गुड 1973, कॉट अप 1974, स्टिल कॉट अप 1975 और फीलिन बिची 1977 को डिजिटल रूप से रिमास्टर किया गया और बोनस ट्रैक के साथ CD पर रिलीज किया गया।
जैक्सन के स्प्रिंग रिकॉर्ड्स युग के सभी एल्बम यूके में एस रिकॉर्ड्स से उपलब्ध हैं। एन इमिटेशन ऑफ लव को 2013 में फंकी टाउन ग्रूज लेबल द्वारा रिमास्टर किए गए विस्तारित संस्करण में सीडी पर पुनः जारी किया गया था। जाइव और इचिबान लेबल पर रिलीज हुए अन्य एल्बम अब उपलब्ध नहीं हैं, हालांकि उनमें से कुछ गाने संकलन सीडी पर मिलते हैं। 6 फरवरी 2012 को अनसंग द स्टोरी ऑफ मिल्ड्रेड मिली जैक्सन नामक वृत्तचित्र टीवी वन नेटवर्क पर प्रसारित हुआ। जैक्सन ने 3 अगस्त 2012 को वॉशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक हॉवर्ड थिएटर में और 4 अगस्त 2012 को न्यूयॉर्क के बीबी किंग के ब्लूज क्लब में प्रस्तुति दी। 6 जून 2015 को जैक्सन को क्लार्क्सडेल, मिसिसिपी में आधिकारिक रिदम एंड ब्लूज संगीत हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। निजी जीवन। जैक्सन के 2 बच्चे हैं, गायिका कीशा जैक्सन और एक बेटा। जैक्सन की शादी विक्टर डेविस से 8 महीने तक चली। डिस्कोग्राफी एल्बम वर्ष एल्बम चार्ट स्थान प्रमाणन यूएस R&B AUS यूके 1968 मिली। जैक्सन 106 1933 यह मीठा दर्द है 173 1906 मुझे इसे एक बार आजमाने का मौका मिला। रिलीज जो कि कॉलेज रोड ट्रिप 13 फरवरी 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है। दारा टेलर फिल्म और टेलीविजन के लिए संगीत तैयार करने वाली एक अमेरिकी संगीतकार है। हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स के लिए नामांकित उन्होंने थ्रिलर, ड्रामा और कॉमेडी सहित कई स्वतंत्र फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। क्रिस्टोफर लेनर्ड्स के साथ अक्सर काम करने वाली उन्होंने एबीसी के एजेंट कार्टर, गैलावन और लाइफटाइम के चाइल्ड जीनियस में अतिरिक्त संगीत दिया है। साथ ही बैड मॉम्स, बेवॉच, स्मर्फ्स, द लॉस्ट विलेज और सॉसेज पार्टी जैसी स्टूडियो प्रस्तुतियों के लिए संगीत संयोजन और स्कोर निर्माण भी किया है। 2015 में उन्हें टुगेदर मैजिक फिल्म अनडिटेक्टेबल के लिए उनके संगीत के लिए हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। 2016 में उन्हें विमेन इन फिल्म के विमेन कंपोजर्स इन मीडिया कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित संगीतकारों में से एक थीं। टेलर का जन्म न्यूयॉर्क के पॉकिप्सी में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश बचपन न्यूयॉर्क के लॉकपोर्ट में बिताया। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में जूडिथ कैलॉग के मार्गदर्शन में मेजो सोप्रानो के रूप में अध्ययन किया और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के कोरस में गायन किया। कॉर्नेल में ही उन्होंने जैकरी वार्ड्सवर्थ और स्टीवन स्टकी से स्वतंत्र रूप से संगीत रचना का अध्ययन किया। 2009 में उन्होंने संगीत और मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि सम्मान सहित प्राप्त की। टेलर ने 2011 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने मार्क सुओजो के साथ फिल्म संगीत रचना का अध्ययन किया। वह लॉस एंजलिस में रहती हैं। फिल्मोग्राफी। लघु फिल्में फॉर गुंथर्स आइज ओनली 2022, फिल्में कोलवेल 2019, बार्ब और स्टार गो टू विस्टा डेल मार 2021, बिंटी 2021, द टेंडर बार 2021, अमेरिकी शरणार्थी 2021, सांता फे में छुट्टियां 2021, निमंत्रण 2022, नोएल डायरी 2022, आवारा कुत्ते 2023, ब्लैक बारबी एक वृत्तचित्र 2023, मीट मी नेक्स्ट क्रिसमस 2024, पुआल 2025, द डिंक स्कूब, हॉलिडे हॉन्ट, टेलीविजन ट्रायल बाय मीडिया, बुकमार्क्स, बाइट साइज हैलोवीन, सैंटा फे में छुट्टियां, हाई हील, लिटिल एलन, द बॉयज। प्रस्तुत करते हैं डायबॉलिकल। 37 शब्द। दारा टेलर फिल्म और टेलीविजन के लिए संगीत तैयार करने वाली एक अमेरिकी संगीतकार है। हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स के लिए नामांकित उन्होंने थ्रिलर, ड्रामा और कॉमेडी सहित कई स्वतंत्र फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया है। क्रिस्टोफर लेनर्ड्स के साथ अक्सर काम करने वाली उन्होंने एबीसी के एजेंट कार्टर, गैलावन और लाइफटाइम के चाइल्ड जीनियस में अतिरिक्त संगीत दिया है। साथ ही बैग मॉम्स, बेवॉच, स्मर्फ्स, द लॉस्ट विलेज और सॉसेज पार्टी जैसी स्टूडियो प्रस्तुतियों के लिए संगीत संयोजन और स्कोर निर्माण भी किया है। 2015 में उन्हें टुगेदर मैजिक फिल्म अनडिटेक्टेबल के लिए उनके संगीत के लिए हॉलीवुड म्यूजिक इन मीडिया अवार्ड्स के लिए नामांकित किया गया था। 2016 में उन्हें विमेन इन फिल्म के विमेन कंपोजर्स इन मीडिया कॉन्सर्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित संगीतकारों में से एक थीं। टेलर का जन्म न्यूयॉर्क के पॉकिप्सी में हुआ था, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश बचपन न्यूयॉर्क के लॉकपोर्ट में बिताया। उन्होंने कॉर्नेल विश्वविद्यालय में जूडिथ कैलॉग के मार्गदर्शन में मेजो सोप्रानो के रूप में अध्ययन किया
और कॉर्नेल विश्वविद्यालय के कोरस में गायन किया। कॉर्नेल में ही उन्होंने जैकरी वॉर्ड्सवर्थ और स्टीवन स्टेकी से स्वतंत्र रूप से संगीत रचना का अध्ययन किया। 2009 में उन्होंने संगीत और मनोविज्ञान में स्नातक की उपाधि सम्मान सहित प्राप्त की। टेलर ने 2011 में न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से संगीत में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की, जहां उन्होंने मार्क सुओजो के साथ फिल्म संगीत रचना का अध्ययन किया। वो लॉस एंजलिस में रहती हैं। फिल्मोग्राफी, लघु फिल्में, फॉर गुंथर्स आइज ओनली 2022, फिल्में कोलवेल 2019, बार्ब और स्टार गो टू विस्टा डेलमार 2021, बिंटी 2021, द टेंडर बार 2021, अमेरिकी शरणार्थी 2021, सांता फे में छुट्टियां 2021, निमंत्रण 2022, नोएल डायरी 2022, आवारा कुत्ते 2023, ब्लैक बारबी एक वृत्तचित्र 2023, मीट मी नेक्स्ट क्रिसमस 2024, पुआल 2025, द डिंक, स्कूब, हॉलिडे हॉन्ट, टेलीविजन ट्रायल बाय मीडिया, बुकमार्क्स, बाइट साइज हैलोवीन, सैंटा फे में छुट्टियां, हाई हील, लिटिल एलन, द बॉयज। प्रस्तुत करते हैं डायबॉलिकल। 37 शब्द। बेथानी एन लिंड एक अमेरिकी स्टेज और स्क्रीन अभिनेत्री है जो नेटफ्लिक्स सीरीज ओजार्क में ग्रेस यंग, हुलू सीरीज रिप्राइजल में मॉली क्विन और ब्लड ऑन हर नेम में ली टिलर की भूमिकाओं के लिए जानी जाती है। उन्होंने मैक्स सीरीज डूम पेट्रोल में क्लारा स्टील के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। करियर मंच पर उन्होंने अलायंस थिएटर में कैरापेज में मार्गो और 26 माइल्स में ओलिविया की भूमिका निभाई और फ्लोरिडा स्टेज में द स्टोरी टेलिंग एबिलिटी ऑफ अ बॉय में डोरा की भूमिका निभाई। मई 2009 में जूनी बी जोन्स एंड अ लिटिल मंकी बिजनेस के उद्घाटन रात्रि में उनके संगीत थिएटर प्रदर्शन को अटलांटा जर्नल कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा देखने लायक एक शानदार प्रस्तुति कहा गया। स्क्रीन पर उन्होंने टेलीविजन फिल्म मीन गर्ल्स 2 में क्विन शिन की भूमिका निभाई, जेफ फॉक्सवर्दी द्वारा निर्मित फिल्म क्रैकर जैक में रोमांटिक मुख्य भूमिका निभाई और फिल्म ब्लड ऑन हर नेम में ली टिलर की मुख्य भूमिका निभाई। फिल्मोग्राफी, फिल्म वर्ष, शीर्षक, भूमिका, टिप्पणियां 2012 कार्ल जूडी, 2012 उड़ान विकी वैंस, 2013 क्रैकर जैक शेरी पार्टरिज, 2013 चार इंद्रिया बेथानी, 2018 एक आखिरी बात माँ। पैट्रिशिया विलियम्स ली, जन्म 2 अप्रैल 1972, जिन्हें उनके स्टेज नाम मिस पैट से बेहतर जाना जाता है, एक अमेरिकन स्टैंड अप कॉमेडियन और एक्ट्रेस हैं जिन्हें द मिस पैट शो के लिए जाना जाता है। वह पॉडकास्ट द पैट डाउन विद मिस पैट की होस्ट हैं। करियर कॉमेडी मिस पैट ने अपने केस वर्कर से हिम्मत मिलने के बाद कॉमेडी करना शुरू किया। उन्होंने 2002 में अटलांटा में अपना पहला स्टैंड अप किया। कॉमिक के तौर पर उनका करियर 2006 में अगले पड़ाव पर पहुंचा जब वह इंडियानापोलिस चली गईं, जहां उन्होंने एक जाने माने कॉमिक स्टोर मोर्टीज में अपनी कॉमेडी स्किल्स को बेहतर बनाया। 2015 में उन्होंने एनबीसी के लास्ट कॉमिक स्टैंडिंग के 9वें सीजन में हिस्सा लिया। मिस पैट केविन हार्ट, मार्क मेरॉन, जो रोगन, एडी इफ्ट, बर्ट क्रेशर, जॉय कोकोडियाज, बॉबी ली और एरी शफीर के होस्ट किए गए पॉपुलर शो और पॉडकास्ट में दिखाई दी हैं। वह बॉब एंड टॉम शो नाम के कॉमेडी प्रोग्राम में अक्सर गेस्ट टैलेंट के तौर पर भी नजर आती हैं। 2017 में उन्होंने अपना पहला स्टैंड अप एल्बम रैबिट रिलीज किया। 2018 में वह नेटफ्लिक्स की स्टैंड अप सीरीज द डिजेनरेट्स में नजर आईं। 8 फरवरी 2022 को नेटफ्लिक्स ने उनका 1 घंटे का कॉमेडी स्पेशल मिस पैट योनल वाना हियर समथिंग क्रेजी रिलीज किया। टीवी शो मिस पैट शो, जो उनकी जिंदगी पर आधारित एक सिटकॉम है, अक्टूबर 2020 में प्रीमियम स्ट्रीमिंग सर्विस BET प्लस पर आया, जब इसे हुलू ने हटा दिया था, और 12 अगस्त 2021 को इसका प्रीमियर हुआ। स्टेज एक्टर जे. बर्नार्ड कैलोवे उनके पति का रोल कर रहे हैं और टैमी रोमन उनकी बहन का। इसके पहले सीजन में 10 एपिसोड हैं। सीरीज को 2 सितंबर 2021 को दूसरे सीजन के लिए रिन्यू किया गया। मिस पैट सेटल्स इट मिस पैट द्वारा होस्ट किया गया एक कॉमेडी आर्बिट्रेशन बेस्ड रियलिटी कोर्ट शो है, जिसका प्रीमियर 18 अक्टूबर 2023 को BET पर हुआ था। लेखक वह रैबिट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिस पैट की को-ऑथर हैं, जो एक कॉमिकल ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उनकी उथल पुथल भरी परवरिश के बारे में बताया गया है। यह किताब 2018 में
आउटस्टैंडिंग लिटरेचर के लिए NAACP इमेज अवार्ड की फाइनलिस्ट थी। पॉडकास्ट होस्ट 2019 में मिस पैट ने यूट्यूब पर दी पैट डाउन विद मिस पैट नाम का एक पॉडकास्ट होस्ट करना शुरू किया। पॉडकास्ट में मिस पैट अपने को होस्ट के साथ रोजमर्रा के मुद्दों पर चर्चा करती हैं, कभी कभी अपने अनुभवों की कहानियां सुनाती हैं जो नस्लीय भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाती हैं। पर्सनल लाइफ। पैट्रिशिया विलियम्स का जन्म 2 अप्रैल 1972 को अटलांटा, जॉर्जिया में हुआ था। उनकी मां मिल्ड्रेड एक शराबी थीं और अक्सर अपने बच्चों को नजरअंदाज करती थीं और उनके साथ बुरा बर्ताव करती थीं। विलियम्स ने 14 साल की उम्र में अपने पहले बच्चे एशले को और 15 साल की उम्र में अपने दूसरे बच्चे निकिया को जन्म दिया। उनके पहले 2 बच्चों के पिता उनसे 8 साल बड़े थे। जब वह 12 साल की थीं, तब उन्होंने उनका यौन शोषण करना शुरू कर दिया था। बचपन में उन्हें अपनी मां के एक बॉयफ्रेंड ने भी यौन शोषण का सामना करना पड़ा था। 15 साल की उम्र में उन्होंने अटलांटा में क्रैक कोकेन बेचना शुरू कर दिया और साथ ही रैबिट नाम से अपना और अपने 2 बच्चों का गुजारा किया। वह अपनी टीनेज में 2 बार अबॉर्शन करवाने के बारे में खुलकर बात करती हैं। उनके 2 छोटे बच्चे गैरियाना और गैरेट जूनियर बाद में उनके पति गैरेट के साथ पैदा हुए। फिर उन्होंने 4 बच्चों को गोद लिया जो उनकी भतीजी के बायोलॉजिकल बच्चे हैं। फिल्मोग्राफी। फिल्म साल। टाइटल रोल नोट्स 2023 जोई 1-2 जेनिस्ट ज्वेलर 2024 ड्रग स्टोर जून निकोल 2024 डॉन्ट टेल मॉम द बेबीसिटर डेट जोन क्रैंडल 2026 जोस कॉलेज रोड ट्रिप टेलीविजन। मे बी अर्लीन मीडिया सिमंस एक ऐसा किरदार है जिसे टाइलर पेरी ने बनाया और निभाया है। उन्हें एक सख्त, स्ट्रीट स्मार्ट बुजुर्ग अफ्रीकी अमेरिकी महिला के रूप में प्रस्तुत किया गया है। मीडिया पेरी की मां और उनकी चाची पर आधारित है। पेरी के अपने शब्दों में, मीडिया मेरी मां और मेरी चाची का बिल्कुल पीजी संस्करण है और मुझे उन्हें श्रद्धांजलि देने का अवसर पाकर बहुत खुशी हुई। वो आपकी जमकर पिटाई करती थी, लेकिन ये सुनिश्चित करती थी कि एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाए ताकि वे आपका हाथ ठीक कर सकें, क्योंकि उस सब के भीतर प्यार छिपा था। मीडिया फिल्में और नाटक हास्यप्रद हैं, लेकिन सभी में गंभीर विषय शामिल हैं और इनका उद्देश्य बेवफाई, पति पत्नी के बीच दुर्व्यवहार और अपने कार्यों के परिणामों जैसे मुद्दों के बारे में नैतिक संदेश देना है। ये किरदार जिमी फैलन के द टुनाइट शो में भी स्केच के रूप में दिखाई दिया। काल्पनिक जीवनी। प्रारंभिक वर्ष। मीडिया का जन्म 26 जून 1935 को ग्रीन्सबर्ग, लुइसियाना में हुआ था और उनका पालन पोषण न्यू ऑरलियंस, लुइसियाना में हुआ था और इसकी पुष्टि बू टू अ मीडिया हेलोवीन में हुई थी, जब वो एक पुलिस स्टेशन गई और उसने अपना नाम एक वांछित पोस्टर पर देखा। मीडिया गोज टू जेल के टाइटल सीक्वेंस में उसके निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस पर उसकी जन्मतिथि 26 अप्रैल 1962 अंकित है। अलग अलग फिल्मों और नाटकों में मीडिया की उम्र अलग अलग दिखाई गई है। पहले नाटक आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ और मीडियाज क्लास रीयूनियन में मीडिया की उम्र 68 साल थी। 2022 में बनी फिल्म अ मीडिया होम कमिंग में उनकी उम्र 95 साल बताई गई है। उसे गरीबी में पली बढ़ी, अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ एक छोटे से घर में बड़ी हुई बताया गया है। मीडिया ने कहा है कि हालांकि उसके परिवार के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनके पास प्यार था। जब वो अपनी किशोरावस्था के शुरुआती दौर में थी, तब उसका परिवार अटलांटा, जॉर्जिया चला गया, जहां वे पश्चिमी हिस्से में रहते थे। उसने बुकर टी वॉशिंगटन हाई स्कूल में पढ़ाई की और चीयर लीडर थी। आई कैन डू बैड ऑल बाय माई सेल्फ में हमें पता चलता है कि वह एक समय क्लीवलैंड, एल्बामा में भी रही थी, लेकिन बाद में अटलांटा लौट आई। अ मीडिया क्रिसमस द प्ले के अनुसार मीडिया की मां बिग मेबल मर्फी मीडिया के बचपन में एक वेश्या थी और धर्म से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थी। मीडिया धर्म के बारे में बहुत कम जानकारी के साथ पली बढ़ी। यही कारण है कि वह बाइबल के उद्धरणों को गलत तरीके से पेश करती है। मीडिया अक्सर खुद के वेश्या और स्ट्रिपर होने का जिक्र करती है। उनका मायके का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन संभवतः ये बेकर या मर्फी है, जो क्रमशः उनके पिता और माता के उपनाम हैं। ये पता नहीं चल पाया है कि मीडिया अपने पहले पति जॉनी से कहाँ और कब मिली। मीडिया और जॉनी की पहली संतान मिशेल किशोरावस्था में ही पैदा हुई थी, संभवतः 15 या 16 वर्ष की आयु में। 18 वर्ष की आयु में ही मीडिया एक रात के संबंध से गर्भवती हो गईं और उनकी दूसरी बेटी कोरा का जन्म हुआ। कुछ समय बाद मीडिया और जॉनी का एक बेटा विलियम हुआ। कहा जाता है कि उनके सभी बच्चे विवाहित हैं और उनके बच्चे हैं। अपनी बेटी की नशे की लत से मृत्यु के बाद मीडिया और जॉनी ने अपने 2 पोते पोतियों
मेली और वियान का पालन पोषण किया। मीडिया गोज टू जेल में हमें पता चलता है कि मीडिया का आपराधिक रिकॉर्ड 9 साल की उम्र में चोरी के आरोप से शुरू हुआ था। उस पर इसी उम्र में अपने पहले जघन्य अपराध का आरोप लगा था और उसके अपराध 18 साल की उम्र में अवैध जुए की ओर बढ़ने लगे, जो बाद में चेक धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, बीमा धोखाधड़ी, उसके 9 मृत पतियों से संबंधित हमला, हत्या का प्रयास, रोड रेज, आमतौर पर जब मीडिया वाहन में होती है, और वाहन चोरी और विनाश में बदल गया। डायरी ऑफ अ मैड ब्लैक वुमन में मीडिया और उसकी पोती हेलन मैककार्टर दोनों को गिरफ्तार किया गया और उन पर आपराधिक अतिक्रमण, लापरवाही से जान जोखिम में डालना, बंदूक का आपराधिक कब्जा, घातक हथियार से हमला, निलंबित लाइसेंस पर गाड़ी चलाना, पंजीकरण की समय सीमा समाप्त होना, लापरवाही से गाड़ी चलाना और टूटी हुई टेल लाइट के आरोप लगाए गए। इसके चलते जज मेबलियन एफ्रियम ने मीडिया को घर में नजरबंद कर दिया, जबकि हेलेन को $5,000 की जमानत पर रिहा कर दिया। मीडियाज फैमिली रीयूनियन में मीडिया को एक बार फिर जज एफ्रैम के सामने पेश किया गया, क्योंकि उसने अपने भाई, जो कि दवा खरीदने के लिए अपने टखने पर लगा मॉनिटर हटा दिया था, जिससे उसने अपने नज़रबंदी के नियमों का उल्लंघन किया था। काफ़ी कोशिशों के बाद ब्रायन आखिरकार मीडिया को जज एफ्रैम के फैसले को स्वीकार करने और निक्की ग्रेडी की पालक मां बनने के लिए मनाने में कामयाब रहा। मीट द ब्राउन्स में मीडिया को एक नियमित ट्रैफिक जांच के बाद तेज गति से पीछा करने, गिरफ्तारी का विरोध करने और एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जबकि जो ये दावा करते हुए इलाके से भाग गया कि मीडिया ने उसका अपहरण कर लिया। मीडिया गोज टू जेल में पिछली फिल्म में हुई कार चेज के कारण मीडिया को जज एफ्रियम के सामने पेश किया गया। ब्रायन और सहायक जिला अटॉर्नी लिंडा डेविस ने यह मुद्दा उठाया कि गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारियों ने मीडिया को उसके मिरांडा अधिकार नहीं बताए थे, जिसके लिए जज एफ्रियम ने उपस्थित पुलिस अधिकारियों को फटकार लगाई। इस वजह से जज एफ्रियम ने तकनीकी आधार पर मीडिया को रिहा कर दिया, लेकिन उसका पहले से निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित कर दिया और उसे फील मैग्रा की देखरेख में क्रोध प्रबंधन थेरेपी लेने का आदेश दिया। बाद में मीडिया को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने एक महिला की पोंटियाक सोलस्टिस कार को फोकलिफ्ट से उठाकर बिग के मार्ट के पार्किंग स्थल में क्षतिग्रस्त कर दिया था, क्योंकि उस महिला ने मीडिया की पार्किंग की जगह चुरा ली थी। जज ग्रेग मैथिस ने उसे 5 से 10 साल की जेल की सजा सुनाई। बाद में लिंडा डेविस की अवैध हस्तक्षेप के कारण यह फैसला पलट दिया गया और वह रिहा किए गए जॉर्जिया 7 में शामिल थी। मीडियाज बिग हैप्पी फैमिली में मीडिया गुस्से में आकर अपनी कार स्नैक्स नामक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में घुसा देती है, क्योंकि मैनेजर सबरीना उसे खाना नहीं देती। यहां तक कि वह अपनी कैडिलैक कार में तकनीकी खराबी का बहाना बनाकर मैनेजर को खाना देने के लिए मनाती है। इस घटना में पुलिस कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं हुआ। एनिमेटेड फिल्म मीडिया स्टफ लव में मीडिया को सार्वजनिक संपत्ति को अत्यधिक नुकसान पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है, जो उसने अनजाने में 2 उद्दंड स्केटबोर्डर्स नेता और डैंग डैंग का पीछा करते हुए किया था। उसके खिलाफ 2 बेंच वारंट, 25 बकाया पार्किंग टिकट और 1 बकाया स्पीडिंग टिकट भी था। जज माइकल्स ने उसे मॉम्स मेबली यूथ सेंटर में सामुदायिक सेवा करने की सजा सुनाई। इसके अलावा जज माइकल्स ने मीडिया के टखने पर एक विशेष मॉनिटर लगाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह अपनी सामुदायिक सेवा पूरी करे, और फ्रेड और फ्रैंक नाम के 2 पुलिस अधिकारियों को उस पर नजर रखने के लिए नियुक्त किया। मीडिया द्वारा नेता को थप्पड़ मारने का वीडियो सामने आने के बाद जज माइकल्स ने मीडिया को उसकी बाकी सजा घर में नजरबंद कर दी, जिससे जो को बहुत गुस्सा आया। मीडिया को सजा से तब रिहा किया गया जब मेयर पद की उम्मीदवार बेट्सी हॉलिडे की गुप्त अवैध गतिविधियों का खुलासा हुआ और यह साबित हुआ कि मीडिया का अनुमान सही था। मीडिया की विशेषता वाले मीडिया और मनोरंजन मीडिया कई नाटकों, जिन पर बार बार देखने के लिए फिल्में बनाई गई हैं, पूर्ण रूप से निर्मित फिल्मों, कुछ टेलीविजन कार्यक्रमों, अतिथि भूमिकाओं में, एक पुस्तक और एक एनिमेटेड फिल्म में दिखाई दी हैं। इस किरदार ने पहली बार 1999 के नाटक आई कैन डू इट ऑल बाय माई सेल्फ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बाद में पेरी के कई अन्य नाटकों में दिखाई दी और फिर उन नाटकों पर आधारित फिल्मों में भी नजर आईं। नाटक, रिकॉर्ड किए गए नाटकों सहित मैं अकेले ही सारी बुराइयां कर सकता हूं, 1999 एक पागल अश्वेत महिला की डायरी, 2001
मीडिया का पारिवारिक पुनर्मिलन, 2002 मीडिया का क्लास रियूनियन, 2003 मीडिया जेल जाती है, 2005 मीडिया का बड़ा खुशहाल परिवार, 2010 मीडिया क्रिसमस, 2011 मीडिया को नौकरी मिली, 2012 मीडिया के नर्क जैसे पड़ोसी, 2013 मीडिया ऑन द रन, 2013 मीडिया का विदाई नाटक, 2019 फिल्में एक पागल अश्वेत महिला की डायरी, 2005 मीडिया का पारिवारिक पुनर्मिलन, 2006 मीट द ब्राउन्स कैमियो, 2008 मीडिया जेल जाती है, 2009 मैं अकेले ही सारी बुराइयां कर सकता हूं, 2009 मीडिया का बड़ा खुशहाल परिवार, 2011 मीडिया की गवाह सुरक्षा, 2012 मीडिया क्रिसमस, 2013 बू ए मीडिया हेलोवीन, 2016 बू टू ए मीडिया हेलोवीन, 2017 मीडिया परिवार का अंतिम संस्कार, 2019 7 ए मीडिया होमकमिंग, 2022 8 मीडिया की डेस्टिनेशन वेडिंग, 2025 9 जो कि कॉलेज रोड ट्रिप कैमियो, 2026 दन यावन एनिमेटेड फिल्म मीडिया का कठोर प्यार, 2015 टेलीविजन श्रृंखला हाउस ऑफ पेन अतिथि भूमिकाएं टीबीएस कॉमेडी ड्रामा। हाउस ऑफ पेन के पायलट एपिसोड बुली एंड बीस्ट में मीडिया निक्की की पालक मां थी। वह अपनी गोद ली हुई बेटी और कर्टिस पेन के परपोते मलिक के बीच स्कूल में हुए झगड़े के माध्यम से कथानक में शामिल हुई। कर्टिस मीडिया को बिल्कुल नापसंद करता है, जबकि मीडिया कर्टिस से जरा भी नहीं डरती, बल्कि इसके विपरीत कर्टिस मीडिया से डरने लगा और उसे उसके बारे में बुरे सपने आने लगे। अच्छे 12 एपिसोड द वेंच हू सेव्ड क्रिसमस में कर्टिस सभी को क्रिसमस की भावना से दूर रखने की कोशिश करता है। बाद में वह सो गया और उसने सपना देखा कि मीडिया क्रिसमस के अतीत, वर्तमान और भविष्य की भूत है। इस रूप में उसने उसे उसके आनंद विरोधी व्यवहार के बारे में सबक सिखाने की कोशिश की। 13 एपिसोड वाइफ स्वैप में कर्टिस की पत्नी एला उसे हल्के में लेने के लिए फटकार लगाती है। उस रात कर्टिस को एक लंबा दुःस्वप्न आता है जिसमें वह एला के बजाय मीडिया से शादीशुदा होता है। 14 मिलिए ब्राउन परिवार से, जिनका उल्लेख किया गया है एक अन्य टीबीएस श्रृंखला मीट द ब्राउन्स में, मेबल को शो के मुख्य किरदार मिस्टर लेरॉय ब्राउन के साथ एक रात के संबंध के परिणाम स्वरूप कोरा सिमंस की मां कहा जाता है। वह पूरी श्रृंखला में एक अदृश्य किरदार है। 15 अपने पड़ोसी से प्यार करो अतिथि भूमिका। 21 जनवरी 2015 को मीडिया ने ओपरा विनफ्रे नेटवर्क की कॉमेडी श्रृंखला लव थाई नेबर में एक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई। मीडियाज प्रेशर इज अप शीर्षक वाला यह एपिसोड लव थाई नेबर के तीसरे सीजन के हिस्से के रूप में प्रसारित हुआ। टेलीविजन के देर रात के शो द टुनाइट शो स्टारिंग जिमी फैलन 2017 विविध बीईटी प्लस के एक विज्ञापन में टाइलर पेरी ने मीडिया और जो को इस स्ट्रीमिंग सेवा के बारे में बताया जब वे टीवी पर क्या देखना है इस पर बहस कर रहे थे। 16 कलाकार और पात्र सूची संकेतक इस अनुभाग में वे पात्र शामिल हैं जो फ्रेंचाइजी की कई फिल्मों और या टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई देंगे या दिखाई दे चुके हैं। एक खाली ग्रे सेल यह दर्शाता है कि वह किरदार फिल्म में नहीं था या उस किरदार की आधिकारिक उपस्थिति की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। ए का अर्थ है अभिलेखीय फुटेज या ऑडियो के माध्यम से उपस्थिति। सी का अर्थ है एक संक्षिप्त भूमिका। पी का अर्थ है ऑन स्क्रीन तस्वीरों में उपस्थिति। यू का अर्थ है बिना श्रेय के उपस्थिति। वी केवल वाचन भूमिका को दर्शाता है। वाई अक्षर चरित्र के युवा संस्करण को दर्शाता है। किरदार लिली राबे, जन्म 29 जून 1982, एक पो 2 एक अमेरिकी अभिनेत्री हैं। वह इफेक्स एंथोलॉजी हॉरर सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी 2011-2021 में अपनी कई भूमिकाओं के लिए जानी जाती हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस के ब्रॉडवे प्रोडक्शन में पोर्टिया के रूप में अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उनकी फिल्मों में व्हाट जस्ट हैपेंड 2008, ऑल गुड थिंग्स 2000 डन, पॉन सैक्रिफाइस 2014, मिस स्टीवंस 2016, गोल्डन एग्जिट्स 2017, वाइस 2008, फ्रैक्चर्ड 2019 और दू टेंडर बार 2009 शामिल हैं। टेलीविजन पर वह द विस्पर्स 2015, दी अनडूइंग 2001, दू अंडरग्राउंड रेलरोड 2021 और द फर्स्ट लेडी 2022 जैसी श्रृंखलाओं में दिखाई दी। प्रारंभिक जीवन राबे का जन्म न्यूयॉर्क शहर के अपर वेस्ट साइड में हुआ था। थ्री का थ्री वे नाटककार डेविड राबे और अभिनेत्री जिल क्लेबर्ग की बेटी हैं।
उनका एक छोटा भाई माइकल है जो एक अभिनेता और नाटककार है, और एक बड़ा सौतेला भाई जेसन है जो एक संगीतकार है। 4. उनके पिता रोमन कैथोलिक हैं। 5. उनके नाना यहूदी थे और उनकी नानी प्रोटेस्टेंट थीं। 6. राबे का पालन पोषण बेडफोर्ड, न्यूयॉर्क में हुआ, लेकिन जब वे 7वीं कक्षा में थीं तब वे लेकविले, कनेक्टिकट चली गईं, केकिंग थीन, जहां उन्होंने हॉटकिस स्कूल में पढ़ाई की। 7. राबे ने 10 साल तक नृत्य का अध्ययन किया। वह कनेक्टिकट में एक ग्रीष्मकालीन कला कार्यक्रम में बैले सिखा रही थीं। तभी कार्यक्रम के अभिनय प्रशिक्षक ने उनसे संपर्क किया और उन्हें अंतिम प्रस्तुति में एक आलाप करने के लिए कहा। 8. उन्होंने बेथ हेनली के नाटक क्राइम्स ऑफ द हार्ट से एक आलाप पढ़ा। 8. उन्होंने कहा, उस एकालाप का प्रदर्शन करते हुए मुझे लगा शायद यही वह काम है जो मैं करना चाहती हूँ। 8. इसके बाद उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न विश्वविद्यालय में अभिनय का अध्ययन किया और 2004 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 9. करियर। शुरुआती साल 2001 में राबे ने अपनी मां जिल क्लेबर्ग के साथ फिल्म नेवर अगेन में अपने अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने मैसाचुसेट्स की ग्लूसेस्टर स्टेज कंपनी में अपनी मां के साथ ही पेशेवर मंच अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने 2 एकांकी नाटकों, इज़राइल हॉरोविट्ज़ द्वारा लिखित स्पीकिंग वेल ऑफ द डेड और फ्रैंक पुग्लिसे द्वारा लिखित दू क्रेजी गर्ल में अभिनय किया। दैत्य इन भूमिकाओं के कारण उन्हें इक्विटी कार्ड प्राप्त हुआ। 11 जुलाई 2003 में वह डेविड ऑबर्न द्वारा लिखित प्रूफ में अभिनय करने के लिए ग्लूसेस्टर स्टेज कंपनी में लौट आईं। उसी वर्ष वह फिल्म मोना लिसा स्माइल में भी दिखाई दीं। स्नातक होने के बाद वह न्यूयॉर्क वापस चली गईं। 29 सितंबर से 2 अक्टूबर 2004 तक उन्होंने डीड्रे ओकॉनर द्वारा लिखित व्हाइट जीसस में अभिनय किया। 12 जो नेकेड एंजल्स थिएटर कंपनी द्वारा द डेमोक्रेसी प्रोजेक्ट के रूप में प्रस्तुत एकांकी नाटकों की श्रृंखला में से एक था। 21 जनवरी 2005 को उन्होंने राउंड अबाउट थिएटर कंपनी में जो मैंटेलो द्वारा निर्देशित द बेस्ट लिटिल वॉरहाउस इन टेक्सास के एक कार्यशाला निर्माण में भाग लिया। 14 उन्होंने रॉबर्ट हार्लिंग द्वारा लिखित स्टील मैग्नोलियास के 2005 के पुनरुद्धार में जेसन मूर द्वारा निर्देशित एनएल डुप्यू डेसोटो के रूप में ब्रॉडवे में पदार्पण किया। 15 जिसके लिए उन्हें ड्रामा डेस्क पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 16 उन्हें सिस्टर्स ऑफ द गार्डन नाटक में कास्ट किया गया था, लेकिन स्टील मैग्नोलियास में कास्ट होने के बाद उन्हें इससे बाहर निकलना पड़ा। सितंबर से अक्टूबर 2005 तक उन्होंने एमसीसी थिएटर में अंग्रेजी नाटककार लॉरा वेट द्वारा लिखित कोल्डर देन हियर के अमेरिकी प्रीमियर में अभिनय किया। 18 जिसके कारण न्यूयॉर्क पत्रिका के जेरेमी मैककार्टर ने उनके प्रदर्शन को 2005 की सर्वश्रेष्ठ सफलताओं में से एक बताया। 19 सितंबर से दिसंबर 2006 तक उन्होंने राउंड अबाउट थिएटर कंपनी के जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा लिखित हार्ट ब्रेक हाउस के निर्माण में एली डन की भूमिका निभाई। 2007 में वह फिल्म नो रिजर्वेशंस में दिखाई दी। अगस्त 2007 में राबे विलियम्सटाउन थिएटर फेस्टिवल में क्राइम्स ऑफ द हार्ट में दिखाई दी, जो अभिनेत्री कैथलीन टर्नर की निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी। 2008 में यह प्रोडक्शन ऑफ ब्रॉडवे के लॉरा पेल्स थिएटर में चला गया, जहां इसे राउंड अबाउट थिएटर कंपनी द्वारा मंचित किया गया और यह 14 फरवरी से 13 अप्रैल तक चला। 22 एक पूर्वाभ्यास के दौरान सेट का एक टुकड़ा राबे पर गिर गया, जिससे उनकी पसली में फ्रैक्चर हो गया और उन्हें पूर्वावलोकन प्रदर्शनों के 1 सप्ताह तक अनुपस्थित रहना पड़ा। उद्घाटन की रात 7 फरवरी से बदलकर 14 फरवरी कर दी गई। 22 अगस्त 2008 में राबे को HBO के 1970 के दशक के नाटक लास्ट ऑफ द नाइन्थ के पायलट एपिसोड में एक सादे कपड़ों वाली पुलिस अधिकारी के रूप में चुना गया था। 24 जिसे डेविड मिल्च ने लिखा था और कार्ल फ्रैंकलिन ने निर्देशित किया था। दिसंबर 2008 में यह बताया गया कि HBO ने इसे एक श्रृंखला के रूप में नहीं लेने का फैसला किया था। 25 उसी वर्ष राबे ने व्हाट जस्ट हैपेंड और द टोटैक्टिक फिल्मों के साथ साथ मीडियम के 2 एपिसोड में भी अभिनय किया। जनवरी से मार्च 2009 तक उन्होंने सैमुअल जे. फ्रीडमैन थिएटर में रिचर्ड ग्रीनबर्ग के 1990 के नाटक एड अमेरिकन प्लान के ब्रॉडवे प्रीमियर में अभिनय किया। 2010 में उन्होंने शेक्सपियर इन द पार्क में डैनियल जे सुलिवन द्वारा निर्देशित
दी मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक प्रोडक्शन में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की, जो 30 जून से 1 अगस्त तक चला। नाइक राबे को पोर्टिया के रूप में चुना गया था, जिसे उन्होंने महान महिला भूमिकाओं में से एक बताया। 28 उन्होंने 2010 की फिल्म ऑल गुड थिंग्स में भी सह अभिनय किया था। 2011 वर्तमान 2011 में सेमिनार के बाहर राबे ऑटोग्राफ देते हुए। इसके बाद राबे ने अल पचीनो के साथ शाइलॉक की भूमिका में द मर्चेंट ऑफ वेनिस में अभिनय किया, जिसे एक शानदार ब्रेकआउट प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया गया। आनाइस, यह प्रस्तुति ब्रॉडवे के ब्रॉडहर्स्ट थिएटर में स्थानांतरित हो गई, जहां यह 19 अक्टूबर 2010 से 20 फरवरी 2011 तक चली। 30 अपने प्रदर्शन के लिए उन्हें नाटक में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए टोनी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। 21 मार्च 2011 में उन्हें फॉक्स ड्रामा पायलट एग्जिट स्ट्रैटेजी में कास्ट किया गया था। 32 जुलाई में यह पुष्टि की गई कि फॉक्स ने पायलट को अस्वीकार कर दिया था। 23 राबे विलियम्सटाउन थिएटर फेस्टिवल में हेनरिक इब्सन द्वारा लिखित ए डॉल्स हाउस की प्रस्तुति में फिर से दिखाई दी, जहां उन्होंने नोरा हेल्मर की भूमिका निभाई। 24 अगस्त 2011 में राबे को एफएक्स हॉरर सीरीज अमेरिकन हॉरर स्टोरी में नोरा मॉन्टगोमरी के रूप में अपना पहला नियमित टेलीविजन रोल मिला। बाद में उन्हें दूसरे सीजन में नन सिस्टर मैरी यूनिस मैकी के रूप में कास्ट किया गया, जिसे उन्होंने चौथे सीजन में भी निभाया। दूसरे सीजन के लिए उन्हें फिल्म मिनी सीरीज में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए क्रिटिक्स चॉइस टेलीविजन अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें तीसरे सीजन में एक पुनर्जीवित चुड़ैल मिस्टी डे के रूप में भी कास्ट किया गया था। यह भूमिका सह निर्माता रयान मर्फी द्वारा उनके लिए लिखी गई थी। 35वें सीजन में वह डेविल्स नाइट एपिसोड में एक विशेष अतिथि कलाकार थीं, जिसमें उन्होंने एलिन वॉर्नोस की भूमिका निभाई। 6ठे सीजन में उन्होंने शेल्बी मिलर के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। राबे शो के पहले 6 सीजन में दिखाई देने वाले केवल 3 अभिनेताओं में से एक हैं। 36 2019 में शो की 9वीं किस्त, जिसका शीर्षक 1984 था, के लिए राबे लाविनिया रिक्टर की आवर्ती भूमिका में लौट आई, जो एक व्याकुल मां है जो कैंप रेडवुड को परेशान करती है, जो नरसंहार के इतिहास वाला एक रमणीय ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल है। राबे ने गोल्डन थिएटर में थेरेसा रेबेक के ब्रॉडवे नाटक सेमिनार में अभिनय किया। सैम गोल्ड द्वारा निर्देशित इस नाटक में एलन रिकमैन, जेरी ओकोनेल, हैमिश लिंकलेटर और हेटियन पार्क जैसे कलाकार शामिल थे। इसका प्रीमियर 20 नवंबर 2011 को हुआ और 6 मई 2012 को समाप्त हुआ। मई 2012 में यह घोषणा की गई कि राबे एलिन व्हिटफील्ड की पुस्तक पिकफोर्ड द वुमन हु मेड हॉलीवुड पर आधारित फिल्म द फर्स्ट में अभिनेत्री मैरी पिकफोर्ड की भूमिका निभाएंगी। 17 उन्होंने डेलकोर थिएटर में शेक्सपियर इन द पार्क के 50वें सीजन के हिस्से के रूप में पब्लिक थिएटर के प्रोडक्शन एज यू लाइक इट में अपना काम पूरा किया। उन्होंने 11 जून 2012 को शुरू हुए और 30 जून 2012 को समाप्त हुए नाटक में रोजालिंड की भूमिका निभाई। अक्टूबर 2012 में यह घोषणा की गई कि राबे अपने पिता द्वारा लिखित और रोड्रिगो गार्सिया द्वारा निर्देशित फिल्म वी आर जस्ट मैरिड में दिखाई देंगी। राबे इस फिल्म की निर्माता भी थीं। 28 मई 2013 में उन्होंने अगस्त स्ट्रिनबर्ग द्वारा लिखित और नील लाब्यूट द्वारा रूपांतरित मिस जूली के साथ लॉस एंजल्स में मंच पर अपनी शुरुआत की। 29 सितंबर 2013 में उन्हें सुजैन कॉलिंस के उपन्यासों पर आधारित एड हंगर गेम्स फिल्म श्रृंखला की अंतिम 2 फिल्मों एड हंगर गेम्स मॉकिंगजे पार्ट 1 और एड हंगर गेम्स मॉकिंगजे पार्ट 2 में कमांडर लाइम के रूप में चुना गया। 40 बाद में समय की व्यस्तता के कारण उनकी जगह ग्वेंडोलिन क्रिस्टी को ले लिया गया। 14 फरवरी को यह घोषणा की गई कि राबे 2014 शेक्सपियर इन द पार्क सीजन के हिस्से के रूप में मच एडो अबाउट नथिंग में दिखाई देंगी। यह प्रस्तुति 3 जून को शुरू हुई और 6 जुलाई तक चली। 22 2014 में वह शतरंज खिलाड़ी बॉबी फिशर पर आधारित फिल्म बायोपिक पॉन सैक्रिफाइस में फिशर की बहन जोन टार्क की भूमिका में दिखाई दी। 23-24 फरवरी को यह घोषणा की गई कि राबे थॉमस जेन और जेसिका अल्बा के साथ हॉरर फिल्म द वेल में दिखाई देंगी। चौड़टान यह 19 जनवरी 2016 को वीडियो ऑन डिमांड के माध्यम से रिलीज हुई, इससे पहले कि 2 फरवरी 2016 को होम मीडिया रिलीज हुई।
पेडीटीन चालक उसी दिन यह घोषणा की गई कि राबे एबीसी के लिए एक ड्रामा पायलट विजिटर्स में मुख्य भूमिका निभाएंगी। फैंडालन पायलट एपिसोड का नाम बदलकर द व्हिस्पर्स कर दिया गया और मई 2014 में एबीसी द्वारा इसे आधिकारिक तौर पर चुना गया। एटलस यह श्रृंखला 1 जून 2015 को प्रसारित हुई ईटी और एक सीजन के बाद 19 अक्टूबर 2015 को रद्द कर दी गई। 50 मई 2016 में राबे को एलेक्स रॉस पेरी द्वारा निर्देशित गोल्डन एग्जिट्स में कास्ट किया गया। 41 अगस्त 2021 में राबे ने अमेरिकन हॉरर स्टोरी के 10वें सीजन में अभिनय किया। सीजन के पहले भाग में डोरिस गार्डनर के रूप में और दूसरे भाग में अमेलिया ईयरहार्ट के रूप में। रोअनॉक के बाद यह पहली बार था जब वह मुख्य कलाकारों में शामिल हुई थीं। बाइकनी 2 व्यक्तिगत जीवन। दिसंबर 2016 में यह बताया गया कि राबे अपने प्रेमी हैमिश लिंकलेटर के साथ अपने पहले बच्चे की उम्मीद कर रही थीं। उन्होंने मार्च 2017 में एक लड़की को जन्म दिया। पॉन्डेशिटोल 54 जून 2020 में उनकी दूसरी बेटी हुई। पोनांटी ने 56 सितंबर 2021 में राबे ने लिंकलेटर के साथ अपनी तीसरी गर्भावस्था की घोषणा की। सेटिक्योर ये ठाठालिन उन्होंने जून 2022 में एक बेटे को जन्म दिया। ओनेटी फिल्मोग्राफी फिल्म वर्ष शीर्षक भूमिका निर्देशक टिप्पणियां संदर्भ 2001 फिर कभी नहीं टेस एरिक शेफर 2003। मोनालिसा स्माइल कला इतिहास की छात्रा माइक न्यूवेल 2006 एक अपराध सोफी मैनुअल प्रदल 2007 कोई आरक्षण नहीं बर्नाडेट स्कॉट हिक्स 2008 अभी क्या हुआ भोर बैरी लेविंसन पैर की उंगली की रणनीति मोना पीक एमिली हबली 2010 कमजोरी कैथरीन ब्राउन माइकल मेलमेडॉफ सभी अच्छी बातें डेबोरा लेहरमन एंड्रयू जारेकी 2011 बड़े आदमी के पत्र सारा क्रिस्टोफर मुंच 2012 रिडेम्पशन ट्रेल अन्ना कोल ब्रिट्टा सोजोग्रेन 2013 परिणाम सामंथा थॉमस फेरॉन 2014 प्यादा बलिदान जोन फिशर एडवर्ड ज्विक 2009 डूवेल सारा होप फिल जोआनो मिस स्टीवंस राहेल स्टीवंस जूलिया हार्ट टोजाम ऑफ नाइस गोल्डन एग्जिट्स सैम एलेक्स रॉस पेरियम मिडसमर नाइट्स ड्रीम हेलेना केसी वाइल्डर मॉड द फैंटम मेनेस करेन शार्लोट बैरेट और शॉन फॉलन लघु फिल्म 2018 वाइस लिज चेनी एडम मैके 2019 सार्जेंट विल गार्डनर मैरियन मैकी मैक्स मार्टिनी फाइंडिंग स्टीव मैकक्वीन शेरॉन प्राइस मार्क स्टीवन जॉनसन फ्रैक्चर्ड जोआन मोनरो ब्रैड एंडरसन 2021 द टेंडर बार डोरोथी मोहरिंगर जॉर्ज क्लूनी 2023 डाउनटाउन ऑल जूलिया राबे और हैमिश लिंकलेटर ट्वाइन पीसो एक भव्य साहसिक और खूबसूरत यात्रा सारा की मां कोगोंडा टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका टिप्पणियां संदर्भ 2005 कानून और व्यवस्था आपराधिक इरादा सेना बोटमैन एपिसोड स्केर्ड क्रेजी 2006 कानून और व्यवस्था विशेष पीड़ित इकाई निक्की एपिसोड रिकॉल 2008 निपटक लैनी एंज एपिसोड काइल एंज मध्यम जोआना व्हीलर 2 एपिसोड 2009 नौवें का अंतिम मैरी बायरन अनबिका टीवी पायलट 2000 सेविंग ग्रेस सारा कुलिन एपिसोड ग्रेस तुम सबको नहीं बचा सकती लॉ एंड ऑर्डर एंड्रिया व्हीटन एपिसोड क्रैशर्स 2014 द गुड वाइफ पेट्रा मोरिट्स 3 एपिसोड 2 वाइडियन निकास रणनीति नताली क्लेटन अनबिका टीवी पायलट अमेरिकन हॉरर स्टोरी मर्डर हाउस नोरा मॉन्टगोमरी आवर्ती भूमिका 7 एपिसोड 2012-2003 अमेरिकन हॉरर स्टोरी असाइलम सिस्टर मैरी यूनिस मैकी मुख्य भूमिका 10 एपिसोड 2013-2014 अमेरिकी डरावनी कहानी कोवेन धुंध भरा दिन मुख्य भूमिका 10 एपिसोड 2014 अमेरिकन हॉरर स्टोरी फ्रीक शो सिस्टर मैरी यूनिस मैकी एपिसोड अनाथ 2015 द व्हिस्पर्स क्लेयर बेनिगन 13 एपिसोड दी वॉकर सारा एपिसोड एक दोस्त दुश्मन से कैसे निपटें 2015-2000 अमेरिकन हॉरर स्टोरी होटल एलिन वॉर्नोस अतिथि कलाकार 2 एपिसोड 2016 अमेरिकन हॉरर स्टोरी रोनॉक शेल्बी मिलर मुख्य भूमिका 10 एपिसोड 2017 रेगुलर शो इन स्पेस एलन आवाज एपिसोड मीट द सीयर झूठ का जादूगर कैथरीन हूपर टेलीविजन फिल्म 2017-2018 वोल्टरॉन लेजेंडरी डिफेंडर होनरवा आवाज 10 एपिसोड 2018 लेगियन जोन बैरेट एपिसोड अध्याय 12 अमेरिकन हॉरर स्टोरी एपोकैलिप्स धुंध भरा दिन अतिथि कलाकार 2 एपिसोड 2009 अमेरिकन हॉरर स्टोरी 1984 लाविनिया रिक्टर आवर्ती भूमिका 3 एपिसोड 2020 द एंडूइंग सिल्विया स्टाइनिट्स 6 एपिसोड 2000 मुझे अपने रहस्य बताओ एम्मा हॉल 10 एपिसोड अंडरग्राउंड रेलरोड एथेल वेल्स 2 एपिसोड अमेरिकन हॉरर स्टोरी डबल फीचर डोरिस गार्डनर मुख्य भूमिका
6 एपिसोड अमेलिया ईयरहार्ट मुख्य भूमिका, 2 एपिसोड 2022 प्रथम महिला लोरेना हिकॉक, 7 एपिसोड 2023-2024 सिकुड़ना मेघ, 8 एपिसोड 2023 प्यार और मौत बेट्टी और 7 एपिसोड 2024 द ग्रेट लिलियन हॉल मार्गरेट टैनर टेलीविजन फिल्म निर्दोष माना गया डॉ लीज रश्वार एपिसोड मंच वर्ष शीर्षक भूमिका संदर्भ 2005 यहाँ से भी ठंडा, जेना ब्रैडली स्टील मैग्नोलियाज एनेले डुप्यू डेसोटो, 2006 हार्टब्रेक हाउस एली डन, 2008 दिल के अपराध बेब बॉटरेल, 2009 अमेरिकी योजना लिली एडलर, 2010-2011 मर्चेंट ऑफ वेनिस पोर्टिया, 2011-2012 सेमिनार केट, 2011 एक गुड़िया का घर नोरा हेल्मर, 2012 एज यू लाइक इट रोजालिंड, 2013 मिस जूली 2014 कुछ भी नहीं के बारे में बहुत कुछ बीट्राइस, 2015 सिम्बलाइन इमोजन, 2025 भूत, श्रीमती हेलेन एल्विंग पॉडकास्ट वर्ष शीर्षक भूमिका निर्देशक, टिप्पणियां संदर्भ 2024 अभयारण्य रया मैट ऑल्टमैन वॉइस मीडिया द्वारा निर्मित फिक्शन पॉडकास्ट, 8 एपिसोड। टाई केले शेरिडन एक अमेरिकी अभिनेता हैं। उन्होंने टेरेंस मैलिक की प्रायोगिक ड्रामा फिल्म द ट्री ऑफ लाइफ में अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की और जेफ निकोल्स की फिल्म मड में अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई। शेरिडन को एक्समैन फिल्म श्रृंखला में युवा स्कॉट समर्स साइक्लॉप्स की भूमिका निभाने और विज्ञान कथा फिल्म रेडी प्लेयर वन में मुख्य भूमिका निभाने के लिए व्यापक पहचान मिली। उनकी अन्य फिल्म भूमिकाएं जो द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट, द कार्ड काउंटर, द टेंडर बार और द ऑर्डर जैसे नाटकों में थीं। प्रारंभिक जीवन। शेरिडन का जन्म टेक्सास के पैलेस्टाइन में हुआ था। उनकी मां स्टेफनी शेरिडन एक ब्यूटी सैलून की मालकिन है और उनके पिता ब्रायन शेरिडन यूपीएस में ड्राइवर है। उनकी एक छोटी बहन है मैडिसन। 16 साल की उम्र तक वे एल्कार्ट इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते थे, लेकिन जब उनका फिल्मी करियर उनकी प्राथमिकता बन गया तो उन्होंने फिल्म सेट पर ही ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। करियर 2010 का दशक। शेरिडन 2017 में शेरिडन ने टेरेंस मैलिक की कलात्मक फिल्म द ट्री ऑफ लाइफ 2011 में ब्रैड पिट, जेसिका चेस्टन और शॉन पेन के साथ मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए टेक्सास और ओक्लाहोमा के 10,000 से अधिक बच्चों का लगभग 1 साल तक चयन प्रक्रिया चली थी। फिल्म का प्रीमियर 2011 के कान फिल्म महोत्सव में हुआ और इसे पाल्मे डियोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2012 में उन्होंने जेफ निकोल्स की फिल्म मड में जैकब लॉफलैंड और मैथ्यू मैकोनागी के साथ एलिस की मुख्य भूमिका निभाई। यह किशोरावस्था पर आधारित ड्रामा थ्रिलर फिल्म 2012 के कान फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई और शेरिडन को क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड के लिए नामांकित किया गया। शेरिडन ने फिल्म जो में गैरी जोन्स की भूमिका निभाई, जिसमें निकोलस केज ने एक पूर्व अपराधी की भूमिका निभाई है जो एक 15 वर्षीय लड़के से मिलता है जो एक शराबी पिता के नेतृत्व वाले बेघर परिवार का सबसे बड़ा बच्चा है और उसे उद्धार या बर्बादी के बीच चुनाव करना पड़ता है। इस भूमिका के लिए उन्हें 70वें वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ उभरते युवा अभिनेता के लिए मार्सेलो मास्ट्रोयानी पुरस्कार मिला। 2015 में शेरिडन ने सनडांस फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर हुई 3 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने ड्रामा फिल्म एंटरटेनमेंट में ग्रेग टर्किंगटन और माइकल सेरा के साथ सह अभिनय किया। द स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट के फिल्म रूपांतरण में एक कैदी की भूमिका निभाई और मई 2016 में रिलीज हुई रॉड्रिगो गार्सिया की ड्रामा फिल्म लास्ट डेज इन द डेजर्ट में इवान मैग्रेगर के साथ दिखाई दिए। उसी वर्ष उन्होंने जिलियन फ्लिन की डार्क प्लेसेस के फिल्म रूपांतरण में एक सहायक भूमिका और हॉरर कॉमेडी स्काउट्स गाइड टू द ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स में मुख्य भूमिका भी निभाई। शेरिडन ने 27 मई 2016 को रिलीज हुई फिल्म एक्समैन एपोकैलिप्स में उत्परिवर्ती स्कॉट समर्स साइक्लॉप्स की भूमिका निभाई। 2017 में शेरिडन ने युद्ध नाटक द येलो बर्ड्स में एल्डन एरनरिच, जैक हीस्टन और जेनिफर एनिस्टन के साथ अभिनय किया। उसी वर्ष शेरिडन ने काइल विलामॉस्की द्वारा लिखित और निर्देशित फिल्म ग्रास स्टेन्स में कैटलिन डेवर के साथ सह अभिनय किया। 2018 में शेरिडन ने स्टीवन स्पीलबर्ग की विज्ञान कथा ब्लॉकबस्टर फिल्म रेडी प्लेयर वन में मुख्य किरदार वेड वॉट्स उर्फ पार्जिवल की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने 2019 की फिल्म डार्क फीनिक्स में स्कॉट समर्स साइक्लॉप्स की भूमिका को दोहराया। 2020 में शेरिडन ने माइकल क्रिस्टोफर की क्राइम ड्रामा फिल्म दी नाइट क्लर्क में एना डी आर्म्स, जॉन लेगुइजामो और हेलेन हंट के साथ अभिनय किया, जिसे 21 फरवरी 2020 को सबन फिल्म्स द्वारा रिलीज किया गया था।
बाइंटी पेई और उन्हें सर्वाइवल थ्रिलर सीरीज वायरलेस में मुख्य भूमिका के लिए चुना गया, जिसका प्रीमियर 13 सितंबर 2020 को क्विबी पर हुआ। 24 उसी वर्ष शेरिडन ने मैडन NFL 21 के फेस ऑफ द फ्रैंचाइज मोड में एक वॉइस रोल किया। संदर्भ आवश्यक। उसी वर्ष उन्होंने विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट निकोला टोडोरोविक के साथ AI प्रोडक्शन टूल्स कंपनी वंडर डायनेमिक्स की सहस्थापना की। 25 ऑटोडस्क ने मई 2024 में कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। तो जैसा कि मैं इसकी डिटेल देख पा रहा हूँ, ये हमें 13 फरवरी 2031 से 26 में इसी सप्ताह के अंदर हमें देखने को मिलने वाली हैं। और लेंथ की बात कर ले, इस मूवी की जो लेंथ है तकरीबन 93 मिनट के लगभग हमें इसकी लेंथ देखने को मिलेगी, जो कि एक बढ़िया लेंथ है। बाकी आप टाइपल डुपेरी के फ़ैन हैं तो आप इस वीडियो को अब तक एक तरह से लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और ऐसी वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।